गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस लाइव क्लास। और आज की हमारी क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू की क्लास 3 है, पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट्स हम स्टडी कर चुके हैं और हमारा ये जो पार्ट 3 है इसको आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप साथ ही साथ लिख दें और मैं आपके जो डाउट्स हैं वो लास्ट में लूंगा जैसे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कुछ भी समझना है, कुछ भी आपको डाउट लगे क्वेश्चन में या ऑप्शन में कोई डाउट लगे, आप बिल्कुल अपनी स्क्रीन पे लिख देना और इस क्लास के एंड में मैं उसके आंसर आपको दे दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ये दिया है, यदि कोई छात्र आपसे अपनी, अब ये छात्रा की बात यहाँ पे हो रही है, आपसे अपनी डाक अपने पते पर मंगाने के लिए कहती है तो आप क्या करोगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप एक मेल टीचर हैं और कोई आपकी फीमेल स्टूडेंट है, वो आपसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज एक डाक अपनी पते पर मंगवा ले, तो आप क्या करेंगे। आप उसे अनुमति नहीं देंगे क्योंकि यह आपके सिद्धांतों के विरुद्ध है। आप उसे अपना पता नहीं देंगे कि कहीं यह आपके विरुद्ध कोई चाल ना हो। आप उसे अनुमति दे देंगे क्योंकि अध्यापक होने के नाते आपको ऐसा करना चाहिए। या डी, आप उसे व्यक्तिगत लगाव के कारण इसकी अनुमति दे देंगे। इन चार में से कौन सा ऑप्शन आपको सुटेबल लग रहा है, आप अपने चैट बॉक्स में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। अब देखिए, आप एक टीचर हैं और टीचर के कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है, टीचर के कुछ सिद्धांत होते हैं। तो पहला यहां पे देखिए, आप उसे अनुमति नहीं देंगे क्योंकि आपके सिद्धांतों के विरुद्ध है। लेकिन आपका ऐसा कोई सिद्धांत नहीं हो सकता है कि आप स्टूडेंट की हेल्प नहीं करेंगे। अब देखिए, स्टूडेंट के कोई रीजन वो आपको बताएगी कि ये रीजन है कि मुझे आपके एड्रेस पे लाइक कोई डाक मंगानी है, ठीक है। तो ये पहला तो नहीं हो सकता है, टीचर का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं होता जो कि स्टूडेंट के हित के खिलाफ हो, तो ये तो नहीं है। आपके खिलाफ कोई चाल हो ऐसा आप मान के नहीं चलेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा आप उसे अनुमति दे देंगे क्योंकि अध्यापक होने के नाते आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा, बेसिकली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हम कई बार ऐसी डाक यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे या फिर ऑफिस के एड्रेस पे, टीचर के एड्रेस पे मंगा लेते हैं। तो इसमें लाइक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसका ऑप्शन सी राइट होगा कि टीचर होने के नाते आपसे स्टूडेंट ऐसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे क्योंकि हमारा इससे पहले लाइक काफी समय हम लोगों को लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड अप करने की जरूरत है। ओके, बच्चे की श्रवण क्षमता में विकार हो सकता है यदि, श्रवण क्षमता का मतलब है उसकी जो लिसनिंग कैपेबिलिटी है, लिसनिंग पावर है, उसमें कोई विकार हो सकता है। विकार का मतलब होता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है यदि वह असामान्य रूप से बहुत जोर से बोलता है। तो आपको पता होगा, जिसके अंदर श्रवण विकार होता है, लिसनिंग पावर में जिसकी प्रॉब्लम रहती है, सुनने में दिक्कत होती है, वो जोर से बात करता है, बिल्कुल सही है। बातचीत के दौरान वह वक्ता के निकट आ जाता है, हाँ वो बिल्कुल आप कान ऐसा करेगा आपके साइड, तो ये भी बिल्कुल सही है। वह अध्यापक से आमतौर पर फिर से कहिए कहता है, बिल्कुल सही। दैट्समैन इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि तीनों सही है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। यदि कोई लड़का पीछे बैठता है और श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड को, श्याम का मतलब ब्लैक होता है, पट का मतलब बोर्ड, श्याम पट को ठीक से नहीं देख पाता है, परिणाम स्वरूप वह बार बार खड़ा होकर देखता है और बैठ जाता है, इस केस के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो लड़का है वो पीछे बैठता है, पहला, अपने सहपाठियों की तुलना में
वह छात्र नाटा है। नाटा का मतलब है उसकी हाइट कम है। बिल्कुल हो सकता है, अगर स्टूडेंट की हाइट कम हो तो डेफिनेटली वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा देखने के लिए, क्योंकि जो ऊपर ऊपर लिखा होता है वो तो उसको दिख जाता है। जैसे ही आप ब्लैक बोर्ड में नीचे नीचे की तरफ आते हैं तो दूसरों के सिर सामने आ सकते हैं, ये तो हो सकता है। अगला देखते हैं, श्याम पट पर रोशनी की चमक पड़ रही है। जो आपका ब्लैक बोर्ड है वहां पे हो सकता है फ्लैश लाइट वहां पे पड़ रही हो। बच्चा दूर दृष्टि दोष रखता है, यानी उसको दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी होती है। इस बीमारी का क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूर दृष्टि दोष को का साइंटिफिक नेम क्या है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए कोई बच्चा बैठा हुआ है और शामपट जो है ब्लैक बोर्ड है वहां पे फ्लैश पड़ रही है, बैठ के भी वही पड़ेगी और खड़े होके भी वही पड़ेगी। ठीक है, ये बेसिक साइंस का रूल है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में अगर वो इधर उधर देख रहा है, ठीक है, अगर वो इधर उधर लाइक इधर उधर देखनी मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपकी इधर उधर हो रही है, दैट्स मीन फ्लैश लाइट पड़ रही है। ठीक है, उसके लिए उठने की जरूरत नहीं है। फ्लैश अगर आपकी सामने आपकी आंखों पे पड़ रही है तो आप थोड़ा सा दाएं मुड़ेंगे या बाएं थोड़ा सा झुक के आप देखेंगे तो फ्लैश लाइट की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। दैट्स मीन वहां पे चमक तो नहीं पड़ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड डी। एक नया अध्यापक जिसके साथ कक्षा में कुछ बच्चे गलत ढंग से व्यवहार करते हैं वह उससे कैसे निपटेगा, और ऐसा क्वेश्चन हमारा पहले भी आ गया था। ठीक है, दंडात्मक तरीकों को अपनाकर स्टूडेंट क्या है बदतमीजी या फिर कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो दंड देना तो देखिए सॉल्यूशन नहीं है, कहीं पे भी आए इसे बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अपने अंदर सुधार लाकर और उसे छात्रों के सामने अच्छे अंदाज में पेश करके, हाँ काफी हद तक लग रहा है। प्रधानाचार्य से सलाह के बाद अपनी कक्षा को बदल दे, मैं नहीं पढ़ा सकता इस क्लास को, नो ये तो नहीं हो सकता। उन्हें स्कूल से ही निकाल देने की धमकी दे कि अगली बार ऐसा किया तो स्कूल से निकाल दूंगा, तो ये भी नहीं हो सकता। दैट्स मीन करेक्ट आंसर क्या है, अपने अंदर आपको सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आपके साथ जो बिहेव कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं या फिर गंदी गंदी शक्लें बना रहे हैं या कमेंट पास करते हैं, उसका रीजन क्या हो सकता है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। दैट्स मीन आपका टीचिंग स्टाइल ठीक नहीं हो सकता है, आपका बोलने का स्टाइल ठीक नहीं हो सकता है, आप बच्चों को डांटते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर आपको सुधार लाना है और धीरे धीरे बच्चे अपनी एक्टिविटीज बंद कर देंगे, तो बी सही है। यदि सामान्य लड़कों के साथ आपको किसी नेत्रहीन ब्लाइंड स्टूडेंट को पढ़ाने का अवसर मिले तो आपका व्यवहार कैसा होगा। आप सहानुभूति से उसकी देखरेख करेंगे। देखिए दो चीजें होती है, एक समानुभूति होती है, दूसरी सहानुभूति होती है। यानी आप सोचेंगे सहानुभूति का मतलब यहां पे हो गया बेचारा, बेचारा इसको आगे बिठा लेता हूं या फिर बेचारा है ये, ठीक है। तो सहानुभूति तो देखिए नहीं होगी यहां पे, वो नेत्रहीन है तो सहानुभूति तो यहां पे नहीं होगा। आप उस पर कोई अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे, यहीं से क्लियर हो गया, क्योंकि इससे शेष छात्रों की क्षति होगी ऐसा तो नहीं होगा। लगभग सभी छात्रों को आपको ध्यान देना होगा, तो अतिरिक्त ध्यान आपको देना पड़ेगा। आप उसको आगे की सीट पर बिठाएंगे और अपने अध्यापन को उसकी क्षमता अनुसार इस प्रकार सुनियोजित करेंगे कि उससे अन्य छात्रों को क्षति ना हो और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आप उसे आगे की सीट पर बिठा दोगे और जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से अपने टीचिंग स्टाइल को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि बाकी बच्चे भी उससे उनका कोई नुकसान ना हो। यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर आप दीजिए। प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर दौड़ेंगे और सहायता के लिए कहेंगे। बच्चा बेहोश हो गया और आप दौड़े जा रहे हैं प्रधानाचार्य के ऑफिस की ओर, नो। बच्चे के माता पिता को फोन करेंगे तथा उनकी प्रतीक्षा करेंगे। बच्चा बेहोश पड़ा है, आप क्या करेंगे, माँ बाप को कॉल करेंगे, माँ बाप 20 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनका वेट करेंगे क्या आप। अगला, उसे प्रथम सहायता चिकित्सा देंगे तथा किसी निकट के डॉक्टर से संपर्क करेंगे। चौथा है उस लड़के को घर भेजने का प्रबंध करेंगे कि घर भेज दो, इसको बेहोश हो गया ये।
तो इसका करेक्ट आंसर डेफिनेटली आप लोगों को यही लग रहा होगा कि सबसे पहले तो उसे फर्स्ट एड जो भी है प्रथम चिकित्सा देंगे, उसके हाथ पांव रब करेंगे, उसे होश में लाने की कोशिश करेंगे पानी की छींटे डाल के, उसके बाद डॉक्टर से संपर्क करेंगे, माता पिता से या प्रधानाचार्य से बाद में आप बात कर सकते हैं। यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या कारण हो सकता है? मैं आपको कोई बात समझा रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे, क्या कारण हो सकता है? आप उन्हें संकेत देना चाहिए, आपको संकेत देना चाहिए, उनको इशारे करने चाहिए उनको कि समझ नहीं पा रहे। इशारों में तो नहीं लग रहा है मुझे, देखते हैं अगला। सामग्री को सरल बनाना चाहिए। अब देखिए मैं मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूं और आप मैथ्स का जो फॉर्मूला आपको मैं बता नहीं पा रहा हूं, ठीक है, मतलब आप समझ नहीं पा रहे मैथ्स का फॉर्मूला। अब मैथ्स का फॉर्मूले को मैं कैसे सरल बनाऊंगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। सामग्री को सरल कैसे बनाऊं? उदाहरण देकर समझाना चाहिए और इसका करेक्ट आंसर उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं। कोई बात स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही है तो हमेशा बेस्ट मेथड जो रहता है वो रहता है एग्जाम्पल देके समझाना। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि डी भी हो सकता है, सभी भी हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकते, संकेत देके समझाना। अब बच्चे आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, आप किसी मेथड के द्वारा समझा रहे हैं उन्हें, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं, दैट्स मीन यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, बट यहाँ पे पूछा गया है उपयुक्त कौन सा होगा, तो ये उदाहरण देके समझाना ही इसका आंसर होगा। दूरदर्शन सामग्री का प्रयोग। दूरदर्शन, ये आपका दूरदर्शन का मतलब होता है जैसे टीवी पे आप देखते हैं। दूरदर्शन सामग्री जैसे कि आपका स्वयं, स्वयं से ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। स्वयं प्रभा के थ्रू जो चैनल आपको आए हैं, स्वयं प्रभा, ठीक है, वहां से क्वेश्चन है। यानी स्वयं प्रभा सामग्री का प्रयोग ध्यान केंद्रण तथा ज्ञान को बढ़ाता है। तो दूरदर्शन से आपका एक तो ध्यान बढ़ता है, क्योंकि दूरदर्शन में क्या होता है, वहां पे आपको पिक्चर्स भी मिल जाते हैं, इमेजेस भी मिल जाती है, वहां पे आपको लाइक वीडियो भी मिल जाती है, ऑडियो भी मिल जाती है, वहां पे एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाते हैं, वो आपको स्क्रीन भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ध्यान केंद्रण तथा ज्ञान को बढ़ाता है डीटीएच। अध्यापक के बोझ को कम करना इसका काम नहीं है। स्मरण शक्ति डीटीएच या फिर दूरदर्शन नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। निम्न शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम में लिखे। टीचिंग प्रोसेसेस यहां पे दी गई है। टीचिंग प्रोसेस कैसे शुरू होती है, क्रम में लगाना है आपको, क्रोनोलॉजी में लगाना है। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन अक्सर ये एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। इसको क्रोनोलॉजी में आपने लगाना है कि पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा। देखिए जब भी कोई हम टीचिंग करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा लेसन प्लान, हम बनाते हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव रखते हैं, ठीक है। हम रिसर्च भी करते हैं तो रिसर्च में हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव हम रखते हैं। तो सबसे पहला तो ये होगा यहाँ पे, सबसे पहले उद्देश्यों की संरचना, यानी हमारे जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कि इस लेसन से हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका उद्देश्यों की संरचना। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो मैंने अभी किया कि आज तक हमने क्या पढ़ा, आज तक हमने 2 पार्ट पढ़ लिए, तीसरा पार्ट आज हम पढ़ेंगे, यानी वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ेंगे 4-1। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सामग्री को प्रस्तुत करेंगे, जो भी हमारी सामग्री है, जो भी लेसन हमारा है वो हम प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट के सामने। उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद हम क्या करते हैं, पुनर्निरीक्षण करते हैं। अगर कोई इसमें गड़बड़ी है, कुछ कमी है तो उसका पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है। तो सबसे पहले होना चाहिए आपका 4 और सबसे लास्ट में होना चाहिए आपका 3। तो सबसे शुरू में है यहाँ पे 4 और सबसे लास्ट में होना चाहिए 3। तो इसका सही क्रम है ये वाला। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। देखिए अध्यापक जब भी लेसन शुरू करता है तो कम से कम इंट्रोडक्शन लेसन की दे देनी चाहिए, ताकि पूर्व ज्ञान से बच्चे उसे कनेक्ट कर पाए। ये तो सही है। अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए, लैंग्वेज पर उसको पकड़ होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को आसानी से समझा पाए। तो अध्यापक को भाषा में दक्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है।
अपने विषय में निपुण होना चाहिए, ये भी सही है और ये एक गुड टीचिंग के गुण है। दैट्स मीन ऑप्शन डी इसका सही होगा। यदि पीछे बैठने वाले सदैव बातचीत में ही व्यस्त हो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, लास्ट में हमेशा बातचीत कर रहे होते हैं, तो क्या करना चाहिए टीचर को? उन्हें जो कुछ वे कर रहे हैं करने दे, मतलब बातचीत करने दे, उन्हें दंड दे, उन्हें आगे बिठाए और उन पर नजर रखें। उपयुक्त में से कुछ भी नहीं करना है आपको। अब देखिए, आपके क्लासरूम में भी ऐसा होता होगा, आपके स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहां पे भी आप पढ़ते होंगे, जो बातचीत कर रहे होते थे टीचर उन्हें आगे बिठाते हैं क्योंकि पीछे उन्हें मौका मिलता था बात करने का, आगे नहीं मिल पाएगा। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल ना हो रहा हो उसे क्या करना चाहिए? एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए, वह अपने पद से त्याग पत्र ही दे दे। बच्चों का ध्यान ही आकर्षित नहीं कर पा रहा है, सीधा गया और रेजिग्नेशन दे दिया, जी नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये तो नहीं होगा। वह अपने शिष्यों की गलती ढूंढे, बच्चों की गलती ढूंढे, देखो मैं तो अच्छे से पढ़ा रहा हूं, इनका ध्यान नहीं आ रहा है, इनकी गलती है। तो क्या ये सही है टीचिंग के लिए? नहीं। वह डिक्टेशन देना प्रारंभ कर दे, डिक्टेशन देना यानी अपना जो लेक्चर है वो लेक्चर देना वहां पे शुरू कर दे, जो भी वो पढ़ा रहा है। नहीं। जब बच्चे को समझ ही नहीं आया तो आप उसको क्यों पढ़ाएंगे? टीचिंग का तो ये बेसिक रूल है, जब तक बच्चों को समझ ना आए तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो डिक्टेशन देना यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होगा। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अपनी जो टीचिंग स्टाइल है, उसका टीचिंग मेथड है, उसका वो एक बार इवेल्युएशन करेगा, मूल्यांकन करेगा। कहीं मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कहीं मैं यहाँ पे माइक्रो स्टडी तो नहीं इनको करा रहा हूं कि इन्हें गूढ़ चीजें समझ ही नहीं आ रही है। यदि कुछ विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो ये किसकी गलती मानी जाएगी? अध्यापकों की, प्रधान अध्यापक की, स्वयं छात्रों की, पाठ्य पुस्तकों की? अब मैं ये आपसे आंसर चाहूंगा, 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 63 का करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? ओके, शमिता जी सी बोल रहे हैं, समीर जी सी बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने एकदम सही पकड़ा। देखिए, यहां पे अध्यापकों की गलती क्यों नहीं होगी? यहां पे बोला है कुछ विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। कुछ का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास 100 स्टूडेंट है, 100 का मतलब क्या है यहाँ पे? यदि सभी छात्र परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो किसकी गलती है? अध्यापक की। अध्यापक ने पढ़ाया नहीं भाई, 100% फेल हो गए। अगर अधिकतम छात्र परीक्षा में फेल हो जाते हैं, अधिकतम का मतलब है 50+, 50 से ज्यादा अगर फेल हो जाते हैं उसे कहा जाएगा अधिकतम। और कुछ छात्र का मतलब है 50 से कम, या 2, 4, 6 स्टूडेंट, एक आधा स्टूडेंट फेल हो गया। दैट्स मीन कुछ छात्र ही फेल हुए हैं, सभी नहीं हुए हैं, ना ही अधिकतम हुए हैं। तो गलती किसकी है? स्वयं छात्रों की गलती यहां पे मानी जाएगी, क्योंकि अगर यहां पे अध्यापक की गलती होती तो सभी फेल होने चाहिए थे या फिर अधिकतम फेल होने चाहिए थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको अवश्य ही, कुछ छात्र हैं, आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, छोटे मोटे छात्र तो नहीं करेंगे, जैसे प्राइमरी के या फिर आपके स्कूल के छात्र तो नहीं करते, लेकिन ये पॉसिबल है कॉलेज के छात्र आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं परिसर में, कॉलेज के परिसर में, तो आप क्या करेंगे? अब साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए। प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, उनके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए। सिंपल है, आपने डेफिनेटली इसका आंसर सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बिल्कुल वही होगा जो पहले भी था,
अपने स्वयं के चरित्र तथा आपको जो नॉलेज है, आपकी जो एक्वायर्ड नॉलेज है, उसके माध्यम से उनके व्यवहार में आपको सुधार लाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 66, यदि छात्रों का बहुमत आपकी कक्षा में कमजोर है तो आपको, बहुमत का मतलब है, बहुमत का मतलब क्या होता है, 50+, यानी आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं आपकी कक्षा में वो कमजोर है, कमजोर है किसी भी विषय में जो आप पढ़ा रहे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे अगर आपकी क्लास में कमजोर है, उन्हें उस विषय की नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। तेज बुद्धि वाले छात्रों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, अधिकतम छात्र आपके पास स्लो लर्नर है। ऑप्शन दिया गया है तेज बुद्धि वाले छात्रों की कोई परवाह नहीं आप करेंगे। अपनी शिक्षण गति को बढ़ा देना चाहिए ताकि छात्रों के समझने का स्तर बढ़ जाए। अब देखिए, आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, पहले ही आपके पास छात्र है वो समझ नहीं पाते हैं ज्यादा, आप अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, क्या ये सही है? अपनी शिक्षण गति को धीमा रखना चाहिए, अपनी शिक्षण गति को धीमा रखना चाहिए और साथ में तेज बुद्धि वाले छात्रों को कुछ अतिरिक्त सामग्री देनी चाहिए। और 66 का डेफिनेटली आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपने टीचिंग को आपने धीमा रखना है, और जो तेज बुद्धि वाले, क्योंकि वो तो हरकतें करेंगे वहां पे, उनको अतिरिक्त काम दे दीजिए। हाँ ठीक है, ये मैथ का फॉर्मूला है सभी बच्चों के लिए, और जिन बच्चों ने पहले वाले सॉल्व कर लिए अगले 2 सॉल्व करेंगे, वो इस तरीके से उनको अतिरिक्त दे सकते हैं आप। ऑप्शन डी राइट। अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं। अधिकांश छात्र किन शिक्षकों से पढ़ना चाहते हैं? आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? किस शिक्षक से आप पढ़ना चाहते हैं? उसके पहले भी उन्हें पढ़ा चुका हो, क्या ऐसे टीचर से वो पढ़ना चाहते हैं जिससे पहले भी वो पढ़ चुके हो? स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हैं। उन्हें प्रभावशाली व्यक्ति वाले लगते हो कि प्रभावशाली व्यक्तित्व इनका है, जो छात्रों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हो। डेफिनेटली आंसर आपने इसका सोच लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो छात्रों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हैं, डेफिनेटली आप उनसे ही पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, शमिता जी, समीर जी, कौशल्या जी, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। शिक्षार्थी भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? कोई स्टडी टूर है आपका, स्टडी टूर शिमला से दिल्ली की ओर जा रहा है, यानी शिक्षणार्थ भ्रमण जो होता है आपका, स्टडी टूर जो होता है आपका, उसमें बच्चों से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? नंबर 1, बच्चे हर स्थान पर वस्तु को ध्यान से देखें और उनके संबंध में शिक्षक से प्रश्न करें। डेफिनेटली ये स्टडी टूर आपका हो रहा है, तो बच्चे ध्यान से देखें और शिक्षक से क्वेश्चन करें। बच्चे चुपचाप सब कुछ देखें, शिक्षक से कोई प्रश्न ना करें। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा टीचर तो वो है जो प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रेरित करता है। बच्चे यदि कुछ पूछना चाहें तो अपने प्रश्न अपनी नोटबुक में लिख ले। बच्चे अगर कुछ पूछना चाहते हैं, उन्होंने चीज देखी, और टीचर क्या ये चाहेगा कि बच्चे नोटबुक में वो सवाल लिख लें। बच्चे आनंद से घूमे, शिक्षक को भी आनंद से घूमने दे। आई होप आपने आंसर इसका सोच लिया होगा, और आंसर बिल्कुल यही है जो आपने सोचा है। बच्चे हर स्थान पर वस्तु को ध्यान से देखें, क्योंकि स्टडी टूर है और कुछ चीज उन्हें समझ नहीं आ रही है, तो वो टीचर से पूछिए। क्वेश्चन नंबर 69, शिक्षण सफल होता है जबकि टीचिंग कब सक्सेसफुल होती है? विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं। कोई समस्या रूपी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं समस्या की, क्या तब शिक्षण सफल होता है? टीचिंग कब सक्सेसफुल होती है? विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि आपकी टीचिंग सक्सेस हुई है? विद्यार्थी यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा है। विद्यार्थी यह अनुभव करते हैं कि हाँ, हमें आज कुछ ज्ञान मिला है, हमने कुछ सीखा है। बिल्कुल। विद्यार्थी को अच्छी नौकरी मिल जाती है तो क्या शिक्षण सफल होता है?
अब देखिए यहां पे एक चीज मैं आपको बोलूं कि नौकरी से कभी भी शिक्षा को मापा नहीं जा सकता है। ये पहली चीज यहां पे आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ना ही नौकरी के लिए कभी शिक्षण होता है। शिक्षण किस लिए होता है? शिक्षण होता है विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों से निपट पाए, जिंदगी के उतार चढ़ाव से वो गुजर पाए। शिक्षा जीवन जीने का एक तरीका आपको बताती है। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसे पॉजिटिव वे में हल करने का अगर उनके अंदर हुनर आ जाता है, दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहां पे कुछ लोगों को यह भी लग रहा होगा, अनुभव करते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा है। यहाँ पे शिक्षण हो रहा है, शिक्षण हो रहा है तो शिक्षण में सीखते तो है ही बच्चे, लेकिन शिक्षण तभी सफल माना जाता है जब बच्चों के अंदर वो गुण आए जिसके लिए वो शिक्षा उन्हें दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 70, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। एक अच्छा टीचर जो होता है उसे टीचिंग मेथड का ज्ञान होना चाहिए कि किस किस माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है। इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है। इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया है? देखते हैं क्या आंसर किया आप लोगों ने। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया है, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। टीचिंग मेथड हम बेसिकली इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो टीचिंग है वो प्रभावशाली हो जाए। ठीक है, अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए, अच्छे टीचिंग को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों के ज्ञान पर निर्भरता। अच्छे शिक्षण को क्यों विकसित करना चाहिए? शिक्षकों की ज्ञान पर निर्भरता होती है, अभिभावकों की सहायता पर निर्भरता होती है स्टूडेंट की, अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता होती है स्टूडेंट की, पाठ्य पुस्तकों के नाम पर निर्भरता होती है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अच्छा टीचिंग क्यों, इसे अच्छे टीचिंग की का विकास क्यों किया जाता है। अच्छे टीचिंग का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता होती है स्टूडेंट की, अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता होती है स्टूडेंट की, और टीचर क्या है उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट खुद सीख रहा है, टीचर आपकी उसमें हेल्प करते हैं। इसलिए अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए। तो आप लोगों ने ए बट इसका करेक्ट आंसर सॉरी अभी आपने इसका आंसर नहीं दिया है शायद 71 का। ओके, ए दिया है, ए नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति शामिल करता है। टीचिंग एक प्रोसेस की भांति शामिल करता है। टीचिंग प्रोसेस में क्या शामिल होता है? टीचिंग प्रोसेस में क्या शामिल किया जाता है? केवल विद्यार्थी। क्या टीचिंग प्रोसेस में केवल विद्यार्थी ही होते हैं? विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों आते हैं। विद्यार्थी, शिक्षक एवं माता पिता आते हैं। शिक्षार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम आता है। आंसर मुझे आपसे चाहिए क्योंकि हमने इसे डिटेल में पढ़ा है। बिल्कुल सही बात समीर कुमार जी, शमिता जी बिल्कुल सही आंसर आपने किया है इसका। कौशल्या जी बिल्कुल सही आंसर, आप सभी लोग इसके सही आंसर कर रहे हैं। तो मैंने आपको 3 डायमेंशन भी जो बताए थे वो यही 3 डायमेंशन है। इसमें स्टूडेंट आ जाएगा, नीचे टीचर आ जाएगा और यहाँ पे आपका सिलेबस आ जाएगा इस तरीके से। आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक गुड टीचर का उद्देश्य क्या होना चाहिए आपके अनुसार? गुड टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार करना, अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित करना, सृजनात्मक यानी क्रिएटिव सक्रियता में विश्वास रखना, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों या परिवर्तनों का स्वागत करना। अच्छे टीचर के गुण की यहां पे बात कर रही है। एक अच्छे टीचर में क्या गुण इनमें से होने चाहिए? देखिए मैंने आपको बताया था एक टीचर क्या होता है? टीचर होता है रोल मॉडल। टीचर को कहा जाता है रोल मॉडल।
टीचर को क्या कहा जाता है? रोल मॉडल। उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। टीचर रोल मॉडल होता है, जो टीचर क्लास में जाता है, टीचर से ही स्टूडेंट सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी नहीं होगा। इसका आंसर होगा अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित करना। एक अच्छा टीचर वो होता है जो रोल मॉडल के तौर पर काम करता है एक क्लासरूम के अंदर। दैट्स मीन ऑप्शन बी इज राइट। आप लोग डी इसमें बोल रहे थे, डी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। हालांकि ये सभी एक टीचर के गुण है, ये भी टीचर का गुण है, ये भी टीचर का गुण है, ये भी टीचर का गुण है, लेकिन बेस्ट इसमें से कौन सा है? अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित करना, ताकि रोल मॉडल आप स्टूडेंट के बने और स्टूडेंट भी आपकी देखा देखी में अपने जीवन को खुशहाल बना पाए। क्वेश्चन नंबर 74, कक्षा में पढ़ाते वक्त शिक्षक को ध्यान रखना होगा कि क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं, टीचर को क्या ध्यान रखना है? श्याम पट कार्य सुंदर व स्पष्ट लिखाई में हो। जो भी ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते हैं वो सुंदर हो और स्पष्ट लिखा हो। और ये क्लास में पढ़ाते समय की बात की जा रही है। श्याम पट कार्य की विशेष सामग्री महत्वपूर्ण हो। जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं मेन महत्वपूर्ण चीजें लिखते हैं। श्याम पट कार्य विस्तार पूर्वक किया जाए, डिटेल में लिखा जाए ब्लैक बोर्ड पे। श्याम पट कार्य संक्षेप में किया जाए। और ये ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड है, टीचिंग एड से या आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है। क्या आंसर होगा? ए नो। इसका करेक्ट आंसर यहां पे होना चाहिए श्याम पट कार्य की विशेष सामग्री महत्वपूर्ण हो। देखिए ये जरूरी नहीं है, कुछ टीचर की जो लिखाई होती है वो सुंदर नहीं होती है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। स्पष्ट तो होना चाहिए, लेकिन यहां पे देखिए जो भी ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते हैं वो कैसा होना चाहिए? श्याम पट की विषय सामग्री महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जो जो चीजें आप लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही वहां पे लिखते हैं। सारी चीजें आप नहीं लिखते हैं, क्योंकि किताब पूरी की पूरी आपने वहां पे लिख दी। अगर उसे आप पूरा विस्तार पूर्वक लिखेंगे पूरी किताब तो भी दिक्कत आएगी। आप बहुत ही संक्षेप में लिखेंगे, बहुत ही छोटा लिखेंगे तो भी दिक्कत आएगी। दैट्स मीन ऑप्शन बी इज राइट। आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए आवश्यक है? एक सक्सेसफुल टीचर के लिए कौन सा गुण आवश्यक है वो आपको बताना है। सक्सेसफुल टीचर के लिए समय का पाबंद होना, डिसिप्लिन होना टाइम के हिसाब से, कर्तव्यनिष्ठ होना, यानी जो आपको कर्तव्य दिया गया है, जो भी आपको ड्यूटी दी गई है, ड्यूटीफुलनेस आपके अंदर होनी चाहिए, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना चाहिए, सख्ती से अनुशासन स्थापित करने वाला होना चाहिए। और आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसे क्वेश्चन देख लिए हैं। बिल्कुल सही समीर जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विषय वस्तु का समुचित ज्ञान अच्छे टीचर के लिए बेस्ट गुण माना जाता है। विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि स्टूडेंट टीचर का सर्वाधिक आदर कब करते हैं? वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो, टीचिंग के प्रति वो बिल्कुल निष्ठावान हो, वह अनुशासन लागू करने में सफल होता है, क्लासरूम में डिसिप्लिन बिल्कुल हिलेगा नहीं कोई इधर से उधर, वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत रहे, फ्रेंडशिप कर ले उनके साथ, हाँ भाई कैसा है क्या है, वह अपना प्रभुत्व दृढ़ता पूर्वक प्रकट करता है, यानी मैं यहाँ पे सब कुछ हूं, मैं यहाँ पे सॉवरन हूं, मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। तो इसमें से आई होप आपने आंसर इसका निकाल दिया होगा और देखते हैं आपका क्या आंसर है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आपने सोचा, वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो। आप अध्यापक बनना चाहते हैं रुपए कमाने के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कई बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। देखिए जी अच्छी सैलरी है उसमें, क्या आप रुपए कमाने के लिए बनना चाहते हैं? सिर्फ नौकरी करने के लिए? देखिए जी नौकरी जरूरी है घर बार के लिए, माता पिता की इच्छा इसलिए मैं कर रहा हूं ये काम। समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए, तो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 78, अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है।
अब देखिए यहां पे रिपीट हो गया अभी कुछ देर पहले ऑप्शन बी जिसका आंसर था। अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, टीचर का नेचर कैसा होना चाहिए? आत्मज्ञानी, स्वावलंबी, त्यागमयी, चतुर। और ये लाइन आपने देखी होगी, कई जगह स्कूलों में लिखी होती है, और ये एक चीज से आपको ये समझ आ जाएगी, उसे कहा जाता है मोमबत्ती। मोमबत्ती। और मेरे तो जो प्राइमरी स्कूल था वहां पे भी लिखा होता है कि अध्यापक एक मोमबत्ती की तरह होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल उसका त्यागमयी नेचर होना चाहिए कि बच्चों के लिए वो अपना सब कुछ त्याग दे, अपना जितना भी उसकी नॉलेज है पूरा निचोड़ दे अपने आप को। तो त्यागमयी बिल्कुल सही है। आत्मज्ञानी अपने तक सीमित रहेगा, स्वावलंबी अपने जॉब तक सीमित रहेगा, यानी वो कभी भूखा नहीं मरेगा। शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि, देखिए शिक्षक जो है मैक्सिमम टाइम क्लासरूम का सामना नहीं कर पाते या क्लास का सामना नहीं कर पाते क्योंकि वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। जब वो बीमार होते हैं तो क्लासरूम में वो उतना मतलब उनका सामना नहीं कर पाते उनके प्रश्नों का। उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अपने पाठ की तैयारी करके कक्षा में नहीं जाते हैं। क्या आंसर होगा? देखिए टीचर क्लासरूम में जब जाता है, टीचर जब क्लासरूम में जाता है उसमें जब आत्मविश्वास की कमी होती है, देखिए प्रॉपर ट्रेनिंग तो टीचर को दी जा सकती है, अगर नहीं भी दी जा सकती है तो वो धीरे धीरे वो सीख लेता है, जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, बीमारी से ग्रस्त होता है ये तो बिल्कुल ही रूल आउट आप कर दो। वे अपने पाठ की तैयारी करके कक्षा में नहीं जाते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो कक्षा का सामना ना कर पाए, पाठ की तैयारी उसने नहीं की है। ठीक है, एक टीचर होता है वो क्लासरूम का फिर भी सामना कर सकता है भले उसने तैयारी नहीं की है। इसका करेक्ट आंसर है उनमें आत्मविश्वास की अगर कमी होगी, सेल्फ जो आत्मविश्वास होगा तो वो डेफिनेटली कक्षा का सामना नहीं कर पाएंगे। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? आपके हिसाब से टीचिंग का या टीचर्स का महत्वपूर्ण गुण क्या है, महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक? सहयोग देने और लेने का, सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? सहयोग देने का और लेने का। नए विचारों और मौलिकता का, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का, निष्पक्ष निर्णय लेने का महत्वपूर्ण गुण यहां पे बोला गया है। और डेफिनेटली आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा और सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया है ऑप्शन डी। निष्पक्ष निर्णय जो टीचर लेता है वो महत्वपूर्ण उसका गुण माना जाता है। ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो, किन लोगों को टीचिंग में नहीं आना चाहिए ये प्रश्न है? हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हो, धर्मनिरपेक्ष नीति में पूर्ण विश्वास करते हो, शिक्षा के पुराने मूल्यों से चिपके हुए रूढ़िवादी ना हो, इनमें से कोई नहीं। कौन सा टीचर नहीं बन सकता या किसे टीचिंग में नहीं आना चाहिए? आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 81 का क्या आंसर होगा? अब देखिए यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया किन लोगों को टीचर नहीं बनना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष नीति में विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली वो तो आ सकते हैं, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष वाला आदमी कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये तो सही है। पुराने मूल्यों से चिपके हुए रूढ़िवादी ना हो, कोई पुराने टीचिंग मूल्यों से ना चिपके हुए रूढ़िवादी ना हो, तो ऐसे तो टीचर बनने ही चाहिए। तो बच्चा यहाँ पे हमारा हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए जो परेशान रहते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82, आगमन विधि है। आगमन विधि, आगमन का मतलब होता है इंडक्टिव मेथड, जो कि अरस्तु ने यूज किया था। आगमन विधि क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विधि, इसमें नियमों का निर्धारण किया जाता है। यह एक आरोही प्रक्रिया है, यह एक अवरोही प्रक्रिया है।
और यहीं से देखिए, इसको मैं 3-4 बार रिपीट कर चुका हूं, लेकिन डिटेल में हमने ये आपको पढ़ाया नहीं था, क्योंकि हमने ये रिसर्च के अंदर आगे चलकर अच्छे से पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आपका काफी आपको पता लग जाएगा आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम। इंडक्टिव मेथड अरस्तु ने यूज की थी, तो आप लोगों के आंसर, हाँ पुनीत जी ने सी दिया है। अब देखिए इसका अरस्तु ने क्या बोला था, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका व्यक्ति, व्यक्ति से बनते हैं परिवार, परिवार से क्या बनेंगे, परिवार से बनते हैं समाज, समाज से बनते हैं राज्य। दैट्स मीन ये कौन सी विधि है, ये है आपकी जनरल से स्पेसिफिक से स्पेसिफिक। अब मैं आदमी हूं, मैं स्पेसिफिक हूं, स्पेसिफिक आदमी हूं ना, और हम जैसे व्यक्ति से राज्य की ओर जाते हैं, राज्य जनरल होता है, राज्य में तो कई आदमी आ जाते हैं। दैट्स मीन ये क्या चल रहा है, ये एक आरोही प्रक्रिया है, आरोही प्रक्रिया जो नीचे से ऊपर की ओर चलती है। अवरोही इसके उल्टा होता है। अवरोही में क्या होगा, सबसे पहले राज्य की बात करेंगे, राज्य के बाद फिर मतलब बड़े से छोटे की ओर जो चलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और इसको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो विधियों के ऊपर हम यहां पे आ गए हैं। यहां से हम देखिए 82 पहली विधि यहां पे दी गई है आगमन विधि, दूसरी दी गई है संश्लेषण विधि, और संश्लेषण को इंग्लिश में कहा जाता है सिंथेसिस, ठीक है। एक एनालिसिस होता है, वो विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है सिंथेसिस। एक वैज्ञानिक विधि है, कौन सा तथ्य गलत है वो आपको बताना है। संश्लेषण एक वैज्ञानिक विधि है, यह रटने की विधि है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, सिंथेसिस एनालिसिस से पहले प्रयुक्त होती है, इसमें समय एवं शक्ति दोनों कम लगते हैं। देखिए ये यहां पे नोट डाउन में आपके लिए कर देता हूं, क्योंकि इस विधि को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और ये विधि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन सी होगा। देखिए जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने राज्य को पढ़ा, हमने स्टेट के संदर्भ में पढ़ा, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले राज्य का हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। पहले राज्य का विश्लेषण करेंगे कि राज्य क्या है, राज्य क्या है, राज्य के क्या क्या तत्व है। उसके बाद हम उसका संश्लेषण करेंगे, उसके बाद हम उसका सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस का मतलब है कि उसको, उसकी तुलना करना, उसके अंदर जो कमियां हैं वो निकालना, ठीक है, उसे कहा जाता है संश्लेषण। तो पहले हम विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण के बाद हम संश्लेषण करते हैं, और इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, ऐसा नहीं है, पहले विश्लेषण किया जाता है। दैट्स मीन ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 84, अब देखिए विश्लेषण विधि की यहां पे बात आ गई है। विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड, आप एनालिसिस करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, चीजों को समझते हैं। विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है वो आपको बताना है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की तरफ चला जाता है, यह अनियमित है। इस विधि में समस्या का हल खोजा जाता है, यह रटने की विधि है। देखिए हम एनालिसिस कर रहे हैं चीजों को, तो वहां रटना तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये तो हमने पहले से ही इसको रूल आउट कर दिया। अब हमारे पास 3 बचते हैं, ठीक है। विश्लेषण कर रहे हैं, दैट्स मीन हम डीप उसमें जा रहे हैं, हम ऊपर ऊपर से रट नहीं रहे उस चीज को, ये तो हमारा गया। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, बिल्कुल सिंपल है। अब विश्लेषण विधि का जो है हमारे पास, ये तीनों ऑप्शन यहां पे सही हो जाते हैं। यानी विश्लेषण विधि का मतलब क्या है, इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की तरफ चला जाता है। ये एक अनियमित विधि है, यानी ये इरेगुलर है, ये रेगुलर नहीं है। कभी हम विश्लेषण अलग अलग मानकों के आधार पर कर सकते हैं, कभी हम अलग मानकों के आधार पर कर सकते हैं, और ये समस्या के आधार पर ही हम
विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण एक जैसा हर समस्या का नहीं हो सकता, दैट्स मीन ये अनियमित है। इस विधि में समस्या का हल खोजा जाता है। ठीक है, तो 84 का डी, यहां पे गलत पूछा था डी, तो रटने की विधि ये है, ये गलत है। विश्लेषण में हम डीप जाते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं रटते। वैज्ञानिक सामग्री के परीक्षण में अध्येता में जिस उद्देश्य का विकास हुआ है वह है, हमारे पास क्या है, साइंटिफिक, हमारे पास कोई सामग्री है, साइंटिफिक मटेरियल हमारे पास है, और साइंटिफिक मटेरियल को जब हम उसका परीक्षण करते हैं तो जो लर्नर होता है, जो शिक्षार्थी होता है, उसमें किस उद्देश्य का विकास होता है, ज्ञान का, अवबोध का, अभिवृत्ति का, कौशल का। और साइंटिफिक मटेरियल के संदर्भ में यहां पे परीक्षण किया जा रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, कौशल का विकास होना चाहिए। देखिए, ज्ञान का विकास, ज्ञान संज्ञानात्मक पहलू है, ज्ञान का संज्ञानात्मक पहलू है। तो ज्ञान क्या होता है, ज्ञान कॉग्निटिव होता है। और ज्ञान क्या है, ये अमूर्त भी हो सकता है, मूर्त भी हो सकता है। मूर्त चीजें क्या होती है, वैज्ञानिक, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अमूर्त चीज जैसे कि भगवान है, उसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो ज्ञान तो दोनों से रिगार्डिंग हो सकता है, भगवान का भी हो सकता है ज्ञान। अवबोध यानी आपको कितनी चीजें समझ आई, तो अवबोध आप दोनों से कर सकते हैं। अभिवृत्ति आपका एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक सामग्री का जब आप परीक्षण करते हैं तो आप में कौशल का विकास होता है। प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि जो अभी हमारा चल रहा है, इसे क्या कहा जाता है, प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि। ये जो हमने सीरीज यहां पे लाई है, तीसरा लेक्चर है, पीवाई क्यू तो नहीं बोलेंगे, एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू लेक्चर 3 है। इसे क्या कहा गया है, जो हम आज कर रहे हैं या फिर 3 दिन से कर रहे हैं, इसे कहा जाता है प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि। अब आपको इसमें से बताना है कि प्रश्नोत्तर विचार विधि के बारे में कौन सा यहां पे सही ऑप्शन हो सकता है। प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि अच्छी है क्योंकि इसमें अध्यापक को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। वो तो मुझे ही पता होगा तैयारी करनी है कि नहीं करनी है इसके लिए। बालकों में निरर्थक बहस की आदत डालती है, यानी वो बहस, अब देखिए बहस शब्द यहां पे जोड़ दिया गया है, निरर्थक बहस। एमसीक्यू से क्या आपको निरर्थक बहस या फिर सार्थक कुछ सीखने को मिल रहा है। स्वाध्याय के लिए कोई अवसर नहीं देती है, यानी ये सेल्फ लर्निंग के लिए कोई अवसर नहीं देती है। विचार विमर्श, प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि जनतंत्र के लिए नागरिकता का प्रशिक्षण देती है। तो क्या सही आंसर होगा, यह अच्छी है क्योंकि क्या शिक्षक को तैयारी नहीं करनी पड़ती है। देखिए, प्रश्नोत्तर विचार विमर्श के लिए भी टीचर को तैयारी करनी पड़ती है, तो ये तो गलत है। बालकों में निरर्थक बहस, अब देखिए निरर्थक बहस यहां पे गलत शब्द यहां पे जोड़ा गया है, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। स्वाध्याय के लिए कोई अवसर नहीं देती है, तो देखिए जब आप कोई एमसीक्यू की तैयारी करते हैं, किसी कंपटीशन क्विज की तैयारी करती है, तो आपको स्वाध्याय करना पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर होता है जनतंत्र के लिए नागरिकता का प्रशिक्षण, ये एक प्रकार से देती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। ऐसे साधन जिनमें बालकों की दृश्य श्रव्य दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग एक साथ होता है, सॉरी, क्वेश्चन पूछा गया है, ये ऐसे साधन हैं, ये नीचे यहां पे साधन बताए गए हैं जिनमें बालकों की देखने की और सुनने की दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग होता है। उसको देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। कौन सा साधन होता है जिसमें आप देखते भी है, सुनते भी है, दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल मेथड, आपका साधन, श्रव्य साधन। देखिए श्रव्य साधन में सुनते ही है, दृश्य साधन में देखते ही, इनमें से कोई तो होगा नहीं। दैट्स मीन करेक्ट आंसर आप लोगों ने भी दे दिया होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 88, वे सभी साधन जिन्हें सुनकर बालक पाठ को सरलता एवं शीघ्रता से सीख सके कहलाते हैं। वो सभी साधन जिन्हें सुनकर, अब देखिए लिसनिंग मेथड ही यहां पे आ रहा है, लिसनिंग मेथड को क्या कहा जाता है, आप आंसर इसका दे दीजिए। श्रव्य साधन, दृश्य, डेफिनेटली आप लोगों ने आंसर कर दिया है, ठीक है। श्रव्य साधन इन्हें कहा जाता है।
शिक्षक के लिए कितना समय उपलब्ध होगा, कितना कार्य कक्षा में दिया जाना है, मतलब टीचर के लिए पढ़ाने के लिए कितना टाइम होगा, होमवर्क कितना दिया जाना है, अन्य सब आधारों पर वितरित किया जाए, इसके लिए जानकारी आवश्यक है। किसकी जानकारी आवश्यक है? सिंपल, यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षक के लिए कितना समय उपलब्ध रहेगा क्लासरूम में पढ़ाने के लिए और कितना कक्षा में कार्य दिया जाना चाहिए। ये किन आधारों पे डिसाइड होता है? अवधि या समय की? अवधि की, समय की, इनमें से कोई नहीं। दीजिए क्या करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवधि या समय का। अवधि का मतलब होता है कितना आपको, अवधि का मतलब होता है जैसे तिमाही, 3 महीने की अवधि आपके पास है, 3 महीने है, 6 महीने आपने पढ़ाना है या फिर आपने 12 महीने पढ़ाना है, ये होती है अवधि। अवधि होती है महीने में। और समय क्या होता है कि क्लासरूम में आपको 30 मिनट का लेक्चर रहेगा डेली या 40 मिनट का, 45 मिनट का, तो बिल्कुल इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि टीचर के लिए कितना टाइम रहेगा। और ये टीचर के लिए टाइम पहले ही डिसाइड होता है कि आपको साल के अंदर 200 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, साल यानी 12 महीने, 12 महीने की अवधि में आपको 200 घंटे पढ़ाना अनिवार्य है। तो इस तरीके से ये रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 90, अपने विद्यार्थियों से गहरा तालमेल बनाने के लिए आपको, आपके जो स्टूडेंट है उनसे अच्छी कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, उनके साथ खुलेपन का व्यवहार, ओपननेस का व्यवहार करना चाहिए, संप्रेषण में सक्षम होना चाहिए यानी कम्युनिकेशन में आपको सक्षम होना चाहिए, या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 90 क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसका ऑप्शन डी होगा। देखिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, आप उनका अच्छा मार्गदर्शन करेंगे तो तालमेल बनेगा, उनके साथ ओपननेस व्यवहार करेंगे अच्छे से तो वो आपको अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो डेफिनेटली तालमेल बनेगा। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावशाली है। इसमें कहा गया है मौखिक मार्गदर्शन का मतलब है जैसे मैं बोल रहा हूं आपके साथ, मौखिक मार्गदर्शन कर रहा हूं लेकिन लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ लेक्चर दे रहा हूं, हवा में लेक्चर दे रहा हूं, ना मैं कोई ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा हूं, ना व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं, ना इस प्रकार की स्लाइड यूज कर रहा हूं, उसे कहा जाता है मौखिक मार्गदर्शन। केवल शब्द मैं बोल रहा हूं, आपको दिख कुछ नहीं रहा है। तो मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावशाली क्यों होता है? नंबर 1, अभिव्यक्ति के शिक्षण में, अवधारणा तथा कथ्य के शिक्षण में, परस्पर संबंध के शिक्षण में, हुनर के शिक्षण में। मौखिक मार्गदर्शन, आप मौखिक रूप से मार्गदर्शन कर रहे हैं तो ये कम प्रभावशाली कहां पे होगा? देखिए, मौखिक मार्गदर्शन हम कर रहे हैं, हम बोलेंगे देखिए मैं आपको कार चलाना सिखाऊंगा, मैं आपको कार चलाना सिखाऊंगा, ठीक है। और कार कैसे चलानी है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप चाबी लगाएंगे उसमें और उसको 3 बार आगे की ओर घुमाएंगे, जैसे घुमा दिया आपने, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद पहले गियर में ले जाइए, ब्रेक के ऊपर पांव रखिए और धीरे 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 आप क्लच को छोड़िए और गाड़ी आगे चलने लगेगी। तो क्या हुआ यहां पे? अभिवृत्ति का शिक्षण तो आप कर सकते हैं, आप एटीट्यूड विकसित करना चाहते हैं, मौखिक रूप से कर सकते हैं, आप उन्हें उपदेश दे सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं। अवधारणा अगर आपने समझानी है बेसिकली आप लेक्चर के माध्यम से समझा सकते हैं, लेकिन जहां पे स्किल की बात आती है, स्किल में मौखिक मार्गदर्शन सही नहीं होता है। ऑप्शन डी सही है। वह अध्यापक जो अपने शिष्यों से पहली बार मिल रहे हो, वह टीचर जो कि क्लासरूम में पहली बार अपनी उपस्थिति देते हैं, बिना विद्यार्थियों की पसंद या नापसंद का ख्याल किए शिक्षण आरंभ कर देना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, सीधा शिक्षण प्रारंभ कर दो। उसे कक्षा में गहन मेलजोल स्थापित करना चाहिए।
पूरी विषय सामग्री की एक विस्तृत रूपरेखा दे देनी चाहिए, ए और सी दोनों। और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या आप लोग दे रहे हैं? देखिए, बिना विद्यार्थियों की पसंद या नापसंद का ख्याल किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। क्यों सही है? अब यहां पे विद्यार्थियों के पसंद या नापसंद का कोई क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपने पढ़ाना है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। और सिलेबस हमने पढ़ा था, सिलेबस क्या होता है आपका? स्ट्रक्चर्ड होता है, पहले से बना बनाया है। ये बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं हाइड्रोजन गैस या फिर ऑक्सीजन, और ये लाइक आपका CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हैं, ये कैसे उभरती है या कैसे बनती है, बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप पढ़ाना क्या छोड़ दोगे? आपको फिर भी तो पढ़ाना है, बच्चे की पसंद है या नापसंद है तो उसके हिसाब से आपको पढ़ाना तो पड़ेगा। बच्चे बोले जी हमें मैथ्स पसंद नहीं है, हम तो इंग्लिश पढ़ेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? नो, तो ये तो सही होगा। उसे कक्षा में गहन मेलजोल स्थापित करना चाहिए। कुछ हद तक ये लग रहा है कि ये सही होना चाहिए। पूरी विषय सामग्री की एक विस्तृत रूपरेखा उनको दे देनी चाहिए। पहली बार आप मिल रहे हैं, देखिए आज हमारी पहली क्लास है, हम आपको ये चीजें पढ़ाने जा रहे हैं। हम आपके पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं और आपका ये सिलेबस है, ये हम पढ़ेंगे चीजें। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, बट यहाँ पे बी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ए एंड सी होना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन में ए बी सी तीनों दिए होते तो तीनों को आपको टिक करना है, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 93, अध्यापन आरंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि आप टीचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले टीचर को क्या चाहिए? वह अपने विद्यार्थियों के वर्तमान तथा भूत के विषय में जाने। अब देखिए, विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि वो विद्यार्थियों के भूत और भविष्य के बारे में जाने, कि विद्यार्थियों ने आज तक क्या क्या चीजें पढ़ी है, क्या क्या चीजें उन्हें पढ़ाई गई है और क्या क्या चीजें उन्हें आती है। ठीक है, वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण के विचलनों से भिज्ञ हो, मतलब बच्चे का दिमाग इधर उधर भटक रहा है या फिर उसका ध्यान क्लास में नहीं लग रहा है, उसके बारे में भिज्ञ, यानी उसकी जानकारी उसे होनी चाहिए कि बच्चे का ध्यान भटक तो नहीं रहा है। वह अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को उजागर करने में सक्षम हो, कि विद्यार्थी के अंदर वो क्या करने में उसके अंदर जो उद्दीपक है, जिज्ञासा का मतलब यहां पे हो गया उद्दीपक जो है, स्टिमुलेशन जो है, वो उसे उजागर करने में सक्षम हो। बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सभी, यानी प्रीवियस नॉलेज कितनी है बच्चे को और वर्तमान में कहां तक उन्होंने पढ़ लिया है, तो शिक्षक को अध्यापन आरंभ करने से पहले ये सब पता होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वह व्यवहार, वो बिहेवियर जिसका प्रेक्षण किया जा सके, ऐसा बिहेवियर जिसका प्रेक्षण, यानी लाइक प्रेक्षण का मतलब होता है जिसका प्रेक्षण का मतलब जिसके ऊपर परीक्षण किया जा सके। ठीक है, वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण किया जा सके या फिर जांच की जा सके, जिसको अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर विचारों के स्पष्ट समावेश के लिए प्रयोग कर सकता है, वह तकनीकी भाषा में क्या कहलाता है? बिहेवियर के बारे में बात की जा रही है। वह बिहेवियर जिसका प्रेक्षण किया जा सके, जिसे हम जांच कर सकते हैं, जिसे हम जांच परख कर सकते हैं, जिसको अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर विचारों के स्पष्ट समावेश के लिए प्रयोग कर सकता है, वह तकनीकी भाषा में क्या कहलाता है? ऑप्शन यहां पे देख लीजिए, ऑप्शन यहां पे दिए हैं शिक्षण का हुनर, संप्रेषण सुविधाएं यानी कम्युनिकेशन जो सुविधाएं होती हैं, प्रदर्शन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक जो स्किल होती है टीचर के अंदर, स्किल होती है, अपने स्किल से ही टीचर समझ लेता है
कि विद्यार्थी अगर नाखून चबा रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आंखें वो ऐसे ऐसे बार बार कर रहा है, बड़ी बड़ी आंखें कर रहा है, या फिर कान आगे कर रहा है, दैट्स मीन वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण किया जा सके और अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर विचारों के स्पष्ट समावेश के लिए प्रयोग करता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसे क्या विचार इसके अंदर आ रहे हैं, वो सिर हिला रहा है तो उसे समझ आ रहा है या कि नहीं आ रहा है, तो दैट्स मीन उसका मतलब होता है शिक्षण का हुनर। ठीक है, जो व्यवहार का प्रेक्षण कर सके। किसी स्कूल कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता को मापा जा सकता है, किसी स्कूल या कॉलेज की शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे मापा जा सकता है कि शिक्षण यहां पे अच्छा हो रहा है या घटिया हो रहा है, कैसे मापा जा सकता है? उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के आधार पे, वहां पे अच्छे से आपके हीटिंग सिस्टम लगा है, वहां पे सर्दी ज्यादा होती है तो हीटिंग सिस्टम है, कूलर वहां पे अच्छे से लगे हुए हैं, वहां पे पानी शौचालय सब कुछ बढ़िया है, तो क्या वहां से गुणवत्ता को मापा जा सकता है शिक्षा की? और हमने ये पढ़ा है, इस चीज को हमने ये पढ़ा है इंस्टीट्यूशन के लेवल पे, हमने पढ़ा था, आप याद कीजिए, टीचिंग को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर अफेक्टिंग टीचर रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन, हमने वहां पे ये चीज पढ़ा है, आई होप आपको याद आया होगा। उपलब्ध जनशक्ति यानी अध्यापक तथा प्रधानाचार्य, आपके पास टीचर कितने हैं, उपलब्ध जनशक्ति उसे कहा जाता है। छात्रों की शैक्षिक प्रगति के माध्यम से, उपयुक्त सभी के द्वारा। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 उतने मैं समझा देता हूं दोबारा से आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण किया जा सके। प्रेक्षण को इंग्लिश शब्द में आपको एग्जैक्ट इसका बता देता हूं, क्योंकि प्रेक्षण से आप लोग यहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं। प्रेक्षण एक साइंटिफिक शब्द है और प्रेक्षण को हिंदी में रिद्धि कहा गया है। यहां पे इंग्लिश में इसका देख लेते हैं, प्रेक्षण को क्या कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आई होप मैं आपको समझाने में यहाँ पे सफल नहीं हो पाया, क्योंकि लैंग्वेज में यहाँ पे हम अटक गए थे, ठीक है। और अब देखिए इसको, वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण यानी जिसे ऑब्जर्वेशन जिसकी की जा सकती है, जिसको अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर विचारों के स्पष्ट समावेश के लिए प्रयोग कर सकता है, वह तकनीकी भाषा में टेक्निकल नॉलेज में उसे क्या कहा जाता है, यह पूछा गया है यहां पे। प्रेक्षण का मतलब यहां पे हुआ ऑब्जर्वेशन। वह व्यवहार, वो बिहेवियर जिसको ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम बता सकते हैं कि विद्यार्थी के अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर किन विचारों का समावेश है, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, तकनीकी रूप में उसे कहा जाता है शिक्षण का हुनर। शिक्षण का हुनर यानी स्किल ऑफ टीचिंग, जो कि आपके एक्सपीरियंस से आपको मिलती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर, हाँ 95 का करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी के द्वारा। जब हमने ये देखा था फैक्टर अफेक्टिंग टीचर, वहां पे टीचर भी प्रभावित करता है शिक्षक को, लर्नर भी प्रभावित करता है, इंस्टीट्यूशन भी प्रभावित करता है। तो सबसे पहले देखिए बुनियादी सुविधाएं वहां पे होनी चाहिए, वहां पे लाइट फैसिलिटी अच्छे से होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चे को दिख ही नहीं कुछ रहा है, अगर वहां पे नहीं दिखेगा तो डेफिनेटली वहां पे शिक्षण की गुणवत्ता में कमी आएगी। या फिर ऑडियो प्रॉब्लम वहां पे नहीं होनी चाहिए, वहां पे ऑडियो अच्छे से सुनाई देनी चाहिए, बच्चे दूर दूर इतने दूर नहीं बैठे हो कि शिक्षक की आवाज ना आए, ये तो बिल्कुल सही है। उपलब्ध जनशक्ति यानी टीचर भी आपके पास पूरे होने चाहिए, ताकि वहां पे अच्छे से बच्चों को पढ़ाया जा सके और छात्रों की प्रगति। दैट्स मीन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ 95 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, और आई होप आप सभी लोगों ने ऑप्शन सी ही इसका सोचा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी है, लेकिन यहां पे पूछा है कि किसके द्वारा गुणवत्ता को मापा जा सकता है स्कूल कॉलेज में। सबसे उत्तम अगर यहां पे पूछा होता तब इसमें सी इसका आंसर होना था, लेकिन सबसे उत्तम नहीं है, इसमें गुणवत्ता को मापा जाने के बारे में पूछा है। आई होप क्वेश्चन 95 बिल्कुल पुनीत जी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर है और क्या
इसका हो सकता था अगर यहां पे सबसे उत्तम पूछा था। अभिप्रेरण के संबंध में, अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन, मोटिवेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। स्वतंत्र इच्छा, बुद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले घटक हैं, ये प्लेटो ने कहा है। स्वतंत्र इच्छा, बुद्धि तथा कारण। अब देखिए प्लेटो का एजुकेशन का जो सिद्धांत है वो डेफिनेटली हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा है, तो हमें ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जन्मजात बिना सीखी हुई प्रवृत्तियां जिन्हें की अनुभूति कहा जाता है, वह जेम्स वर्ट के अनुसार अभिप्रेरण देने वाले घटक हैं। जेम्स वर्ट का शिक्षा का सिद्धांत, ये हमने नहीं पढ़ा है। जिज्ञासा तथा आशा का स्तर वर्लाइन के अनुसार अभिप्रेरण देने वाला घटक है, और इसमें से कौन सा सही होगा? और यहां पे मैं आपको इसका आंसर देने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, और इसका आंसर आप दे देते हैं, दैट्स मीन आप यहां पे तुक्का लगाते हैं, और तुक्का आपका सही लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। 96 का, ठीक है, नो आइडिया। पुनीत जी ने यहाँ पे डी इसका आंसर दिया है। और तुक्का कैसे लगाना है, तुक्का कैसे लगाना है वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर इस ऑप्शन को आपने कभी पढ़ा ही नहीं है लेकिन यहां पे लॉजिक सही बैठता है, आपने इस ऑप्शन को भी नहीं पढ़ा है लेकिन लॉजिक बिल्कुल सही बैठ रहा है, इसको भी नहीं पढ़ा है लेकिन लॉजिक अगर बिल्कुल सही बैठता है, तो ये सही हो सकता है, क्योंकि गलत सिद्धांत कभी भी मान्य नहीं होते हैं, सिद्धांत वही मान्य होते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। स्वतंत्र इच्छा, बुद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा देने वाले घटक होते हैं। देखिए शिक्षा का सिद्धांत आई होप आपने पढ़ा होगा। शिक्षा को दो भागों में, प्राइमरी और सेकेंडरी में प्लेटो ने बांटा है, और उन्होंने मनोवैज्ञानिक स्तर के आधार पे शिक्षा की बात की है। देखिए आप तभी मोटिवेट हो सकते हैं अगर आप अपनी मर्जी से कोई आपने सब्जेक्ट चुना है। फॉर एग्जाम्पल आप करना चाह रहे थे आर्ट्स में एमए, या फिर आर्ट्स में आप लाइक +2 में आर्ट्स लेना चाहते थे, +1 +2 में आपको साइंस रखवा दिया, तो आपकी मोटिवेशन लेवल वहां पे कम हो जाएगी। देखिए जन्मजात बिना सीखी हुई प्रवृत्तियां जिन्हें की अनुभूति कहा जाता है, वह जेम्स वर्ट के अनुसार अभिप्रेरणा के घटक है। देखिए अनुभूति जो होती है, अनुभूति आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है अभिप्रेरणा के लिए। अगर आपको अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का ही पता है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। जिज्ञासा जो आपकी होती है, स्टिमुलेशन जो आपकी होती है, जिज्ञासा तथा आशा, होप जो आपकी होती है, जिज्ञासा और आशा का स्तर अभिप्रेरणा देने वाला घटक होता है। अगर जिज्ञासा आपके अंदर है, मुझे सीखना है, आपके अंदर आशा है कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, तो आप डेफिनेटली मोटिवेट होंगे और इसका आंसर आप दे सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, मैं गारंटी आपको देता हूं, क्वेश्चन पेपर में जब आप पेपर दे रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। वो किस आधार पे? ऑप्शन को बिल्कुल सही से एनालाइज करके। बिल्कुल डी दिया। क्वेश्चन नंबर 97, यूनेस्को प्रकाशन की व्याख्या के अनुसार अध्यापक के अंदर कौन सा व्यावसायिक गुण होना चाहिए? यूनेस्को ने एक प्रकाशन किया है गुड टीचिंग के बारे में। यूनेस्को एक संस्था है, ठीक है, और उसने क्या बोला है कि अध्यापक के अंदर कौन सा व्यावसायिक गुण होना चाहिए यूनेस्को के अनुसार। अब यहां पे भी मैं वही बोलूंगा, यूनेस्को के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी की है टीचिंग के ऊपर, अगर आपने वो पढ़ा है तो आपके लिए वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ा है तो लॉजिक लगाइए यहाँ पे और लॉजिक के आधार पे आंसर दीजिए। 97 का पहला ऑप्शन है अपने विषय में दक्षता तथा शिक्षण में निपुणता। व्यावसायिक गुण क्या होना चाहिए टीचर में? अपने विषय में उसमें दक्षता होनी चाहिए और शिक्षण में निपुणता, कौशल उसका अच्छा, स्किल अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षण पद्धति में प्रतिक्षण नयापन, यानी हर क्षण उसमें वो इनोवेशन लाता रहे। व्यवसाय के प्रति न्याय व ईमानदारी, या उपयुक्त में से सभी। लॉजिक लगाना है यहाँ पे आपको
यूनेस्को के बारे में नहीं भी पता है फिर भी बिल्कुल सही, सभी सही जा रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी। और इसको तुक्का लगाना नहीं कहते, एग्जैक्टली इसे क्या कहा जाता है, इसे एनालिसिस मेथड कहा जाता है। एनालिसिस, आपने अच्छे से इसे एनालाइज किया, उसके बाद इसका आंसर आपने किया, और डी इसका आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम आपको आएंगे पेपर में। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है, इफेक्टिव टीचिंग का अर्थ है, और तीसरी बार ये क्वेश्चन आ गया है, विद्यार्थियों को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव तथा प्रोत्साहन। नैतिक अपराधों के तदुपरांत छात्रों को दिया गया दंड, व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा। और इसका आंसर आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट में करता हूं, और इसका आंसर आपने किस आधार पे देना है, उसी आधार पे देना है, उसी आधार पे देना है जहां पे मैंने बोला था अगर कोई नेगेटिव चीज आपको देखने को मिलती है, दंड किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। टीचर के लिए स्पेसिफिकली तो टीचिंग का यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, कि विद्यार्थियों को एक तो आप प्रोत्साहन देते हैं, प्रेम सहयोग, प्रेम अगर आपको यहां पे सही नहीं लग रहा है छोड़िए कोई बात नहीं, लेकिन सहयोग तो आपको देना है, टीचर सहयोग देता है उसके लर्निंग प्रोसेस में। लगाव यहां पे आपको सही नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन प्रोत्साहन तो देता है, ठीक है, दो तो यहां पे सही है। अब नैतिक अपराध, ये तो हमारा पहले ही रूल आउट हो गया, दैट्स मीन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी तो नहीं आएगा, अर्चना जी यहां पे बोल रहे हैं कि बी तो नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात, बी नहीं आएगा, इसीलिए हमने यहां पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट माना है। क्वेश्चन नंबर 99, एक शिक्षक के संबंध में निम्न सभी वक्तव्य सत्य है केवल एक को छोड़कर। एक टीचर के संबंध में एक वक्तव्य को छोड़ के बाकी सभी सही है, एक टीचर के बारे में एक को छोड़कर, मतलब एक गलत है इसमें टीचर के बारे में। वह मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक होता है, वह जो पढ़ाता है वह विद्यार्थी नहीं जानते, वह कक्षा का लीडर होता है, कक्षा को वो आगे की ओर ले जाता है। लीडर क्या होता है, लीडर का मतलब होता है जो लीड करता है, लीड करने का मतलब है जो आगे ले जाता है आपको। वह अपने व्यवहार एवं अभिवृत्ति को समाज की आवश्यकता के अनुरूप बनाता है, वो अपने बिहेवियर को, फॉर एग्जांपल कहीं ट्राइबल में वो चला गया तो वहां पे वो नहीं बनेगा मॉडर्न की हाँ जी मैं तो इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, मैं तो बड़ा अंग्रेज हूं, ठीक है। करेक्ट आंसर आप बताइए, 99 का एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा एक को छोड़कर। बिल्कुल समीर जी, पुनीत जी, शमिता जी, कौशल्या जी, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। देखिए ये जरूरी नहीं है कि जो वो पढ़ाता है वो विद्यार्थी नहीं जानते हैं, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान होता है, हो सकता है होमवर्क उसने किया हो या फिर घर से पढ़ के आया हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी सभी टीचर के बारे में सही है एक को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 100, स्कूल छोड़कर आगे जाने वाले छात्रों के लिए, स्कूल छोड़कर आगे जाने वाले छात्रों के लिए, यानी उसने स्कूल छोड़ दिया है और वो आगे निकल चुके हैं, बेरोजगारी की संभावना प्रबल होती है, सरकारी सहायता पाने की शर्तें पूरी करना कठिन होता है, यानी उसे अब गवर्नमेंट की हेल्प नहीं मिलेगी, समाज विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने की संभावना प्रबल हो जाती है। उपयुक्त में से सभी। एक बच्चा है ड्रॉप आउट वो कर लेता है, फॉर एग्जांपल वो 5वीं में है, 10वीं में है, कोई भी क्लास हो सकती है, एमए की क्लास हो सकती है, वो स्कूल छोड़ चुका है तो वो क्या बनेगा, क्या संभावना उसकी बनती है। अब देखिए उसने स्कूल छोड़ दिया है तो ये पॉसिबल है कि बेरोजगारी की संभावना हो सकती है, क्योंकि उसने डिग्री पूरी नहीं की है तो उसको उस आधार पे जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। हो सकता है उसको सरकारी सहायता ना मिल पाए, जो कि सरकारी सहायता एक पढ़े लिखों को मिलती है क्योंकि डिग्री मांगते हैं। आप कोई भी एक लोन के लिए अप्लाई करके देख लो, आपसे पूछेंगे सबसे पहले कि हाँ बताइए आपने किया क्या है, आप बोलेंगे जी एमए है, आपको एकदम से लोन मिल सकता है, ठीक है। आप बोलेंगे जी 8वीं ड्रॉप आउट हूं, 8वीं क्लास में छोड़ दिया था, तो हम आपको लोन किस आधार पे दें, तो सरकार ये भी देखती है, ठीक है।
अब ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि समाज विरोधी गतिविधियों में संलग्न होगा या नहीं होगा, ये मुझे नहीं लग रहा है ठीक। ये आंसर इसका नहीं होना चाहिए ऑप्शन, बट मुझे दो तो बिल्कुल सही यहाँ पे लग रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होना चाहिए। हालांकि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि ड्रॉप आउट वाला हमेशा समाज विरोधी बनेगा, ऐसा होगा, तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन 100 का डी इन दो के आधार पे हम कह सकते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस यहाँ पे देखे, और पहले की जो दो क्लासेस थी वहां पे हम केवल 25-25 क्वेश्चन देख पाए। उसका रीजन ये भी था कि वहां पे जो क्वेश्चंस थे उसका लेवल कुछ, मतलब लैंग्वेज वहां पे काफी टफ थे और उसको समझाने में काफी टाइम लगा, और वो हमारा बेसिक भी था। बेसिक थोड़ा सा हमारा स्ट्रॉन्ग होता गया, अब हमारे ये क्वेश्चन हम इसमें स्पीड अप कर पाए, फास्ट हम इसे कर पाए, हम इसे 1 सवा घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन तक पहुंच पाए।